हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज मैं क्लास 12th के बायोलॉजी का जो 13वां चैप्टर है जीव और समष्टि, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन से उपजाति डायपॉज किस प्रकार भिन्न है। यानी कह सकते हैं कि शीत निष्क्रियता उपरती से किस प्रकार भिन्न है। तो शीत निष्क्रियता कहलाती है, यानी शीत निष्क्रियता है क्या? यह इक्टोथर्मल या शीत निष्क्रिय जंतु। शीत निष्क्रिय जंतु किनको कहते हैं? जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पर्यावरण के तापमान के अनुसार बदलता है। जैसे गर्मियों में तापमान ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, तो वैसे जंतुओं को हम शीत निष्क्रिय जंतु कहते हैं। तो जैसे एम्फीबियंस हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, तो वो शरद नींद कहलाती है ये शीत निष्क्रियता। इसमें वे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने निवास स्थान जैसे खोह, बिल, गहरी मिट्टी आदि में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ सारी क्रियाएं अत्यधिक मंद हो जाती हैं। कुछ चिड़िया एवं भालू के द्वारा भी शीत निष्क्रियता संपन्न की जाती है। और दूसरी जो है उपरति, तो यह है निलंबित वृद्धि या विकास का समय। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में प्राणी प्लवक की अनेक जातियां उपरती में आ जाती हैं, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। तो कह सकते हैं शीत निष्क्रियता और उपरती दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर समुद्री मछली जो अलवण जल यानी फ्रेश वाटर, मीठा जल भी कह सकते हैं, कि जल जीवशाला या एक्वेरियम में रखा जाता है, तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों और क्यों नहीं? यानी कहने का तात्पर्य है कि समुद्री मछली को अगर मीठे जल में यानी नदियों के जल वगैरह में रखा जाए तो क्या वे जीवित रह पाएंगी या नहीं। यहाँ पे जल जीवशाला यानी एक्वेरियम की बात कही जा रही है। तो अगर समुद्री मछलियों को अलवण जल की जल जीवशाला यानी एक्वेरियम में रखा जाए तो वह पराशरणीय समस्याओं के कारण जीवित नहीं रह पाएगी तथा मर जाएगी। यानी तेज पराशरण होने के साथ साथ उनमें रक्त दाब तथा रक्त आयतन भी बढ़ जाता है, जिससे कि मछली की मृत्यु हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, लक्षण प्ररूपी फिनोटाइपिक अनुकूलन की परिभाषा दीजिए एवं एक उदाहरण भी दीजिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लक्षण रूप प्ररूपी या फिनोटाइप क्या है, यह किस प्रकार का अनुकूलन है। तो लक्षण प्ररूपी अनुकूलन यानी अनुकूलन कह सकते हैं जीवों का ऐसा विशेष गुण है जो संरचना और कार्यकी की विशेषताओं के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। मरुस्थल के छोटे जीव जैसे चूहा, सांप, केकड़ा दिन के समय बालू की बनाई सुरंग में रहते हैं तथा रात को जब तापक्रम कम हो जाता है तब ये भोजन की खोज में बिल से बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ऊंट है, जिसके खुर की निचली सतह चौड़ी और गद्देदार होती है। इसके पीठ पर संचित भोजन के रूप में वसा एकत्रित रहती है, जिसे हम्प कहते हैं। भोजन नहीं मिलने पर इस वसा का उपयोग ऊंट ऊर्जा के लिए करता है। जल उपलब्ध होने पर यह एक बार में लगभग 50 लीटर पानी पी लेता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में शीघ्र वितरित हो जाता है। उत्सर्जन द्वारा इसके शरीर से बहुत कम मात्रा में जल बाहर निकलता है और प्रायः यह सूखे मल का त्याग करता है। चौथा प्रश्न है, अधिकतर जीवधारी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे आवास में जहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है कैसे जीवित रह सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में जो है वो बहुत कम मात्रा में स्वतंत्र जल रहता है। शरीर से जल निकलने से उच्च तापक्रम के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति में ताप सहन अणु तथा तापक्रम प्रतिरोधक एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ सूक्ष्मजीव 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान में जीवित रह सकते हैं।
अगला प्रश्न है, उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में नहीं पर समष्टियों में होती है। तो समष्टि में ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि में नहीं पाए जाते, यानी वैसे व्यष्टि जन्म लेता है का समूह कह सकते हैं। तो व्यष्टि समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। जन्म और मृत्यु दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों में संख्या में वृद्धि का ह्रास के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे किसी तालाब में गत वर्ष जल लिली के 20 पौधे थे और इस वर्ष जनन द्वारा 8 नए पौधे बन जाते हैं, तो वर्तमान में समष्टि 28 हो जाती है। तो हम जनन दर की गणना 8/20 यानी 0.4 संतति प्रति जल लिली की दर से कर सकते हैं। समष्टि की दूसरी विशेषता लिंग अनुपात अर्थात नर एवं मादा का अनुपात है। सामान्यतः समष्टि में यह अनुपात 50:50 यानी नर भी 50 और मादा भी 50 होता है, लेकिन इसमें भिन्नता भी हो सकती है। जैसे समष्टि में 60% मादा और 40% नर हैं। निर्धारित समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। यदि समष्टि के सदस्यों की आयु वितरण को आलेखित किया जाए तो इससे बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, अगर चर घातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही समष्टि 3 वर्ष में दोगुने साइज की हो जाती है, तो समष्टि की वृद्धि की इंट्रिंसिक दर यानी रेट क्या है? चर घातांकीय वृद्धि किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि उपलब्ध संसाधनों जैसे आहार, स्थान आदि पर निर्भर करती है। असीमित संसाधनों की उपलब्धता होने पर समष्टि में संख्या वृद्धि पूर्ण क्षमता से होती है। जैसा कि डार्विन ने प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रेक्षित किया था, इसे चर घातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दर b और मृत्यु दर d के रूप में निरूपित की जाए, तब इकाई समय अवधि यानी t में समष्टि की वृद्धि या कमी होगी। जैसे dn/dt = b - d × n, यानी मान लीजिए b - a = r है, तब dn/dt = r × n। r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है। यह समष्टि वृद्धि पर जैविक या अजैविक कारकों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण चालन है। यदि समष्टि 3 वर्ष में दोगुने साइज की हो जाती है, तो समष्टि की वृद्धि की इंट्रिंसिक दर 3r होगी, यानी 3 गुना होगी। अगला प्रश्न है, पादपों में शाकाहारिता हार्बीवोरी के विरुद्ध रक्षा करने के महत्वपूर्ण विधियां बताइए, या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विधियां क्या हैं? तो आंसर होगा, पहला तो है कि पानी की सतह पर मोटी क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है। दूसरा, पत्ती पर कांटों का निर्माण जैसे नागफनी में होता है। तीसरा, कांटों के रूप में पत्तियों का रूपांतरण जैसे डुरेंटा में होता है। पत्तियों पर कटीले किनारों का निर्माण, या पत्तियों में तेज सिलिकेटेड किनारों का विकास, या फिर बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, उनकी पाचन का संदमन करते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं, यहाँ तक कि मार भी देते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस अत्यधिक विषैला पदार्थ ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, यानी 8वां प्रश्न, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करता है। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न हानि होती है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यानी 9वां प्रश्न, कीट पीड़कों यानी पेस्ट
इंसेक्ट के प्रबंध के लिए जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत है? तो उत्तर होगा इसका कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाई गई जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी के समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। परभक्षी स्पर्धा शिकारी जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। परभक्षी पीड़कों का शिकार करके उनकी संख्या को उनके वास स्थान में नियंत्रित रखते हैं। गेम्बुशिया नामक मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती है और इस प्रकार कीटों की संख्या को नियंत्रित रखती है। आज के वीडियो का अंतिम है प्रश्न, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। यानी शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन तथा बाह्योष्मी और आंतरोष्मी यानी एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो पहला जो प्रश्न है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, तो उनमें दोनों के बीच जो अंतर है वो है, पहला अंतर है शरद ऋतु में सक्रिय या सुप्तावस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं, जैसे नॉर्दर्न जमीनीय गिलहरियां। और ग्रीष्म निष्क्रियता है सूखा गर्म समय को अक्रिय अवस्था में लाकर समय बिताने की क्रिया को ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम मरुभूमि में रहने वाली जमीनीय गिलहरियां। बाह्योष्मी और आंतरोष्मी के बीच जो अंतर है वो है, बाह्योष्मी वे जंतु हैं जिनके शरीर का तापमान अपने चारों ओर जहां वे रहते हैं उनके तापमान के अनुसार बदलता रहता है, और आंतरोष्मी वे जंतु हैं जो शरीर का तापमान कारिकीय नियमन द्वारा स्थिर रखने में सक्षम होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।